जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेसन एनसीईआरटी का, जो कि हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी चली हुई है। 8th क्लास चली हुई है। सेकंड लेसन है धर्मनिरपेक्षता की समझ। कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, कि धर्म के प्रति तटस्थ रहना धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। कि राज्य किस प्रकार उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, नहीं कर सकता, ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। इसका जो इंडिया में अवधारणा फॉलो की जाती है उसके बारे में मैंने इससे पहले लेसन में बताया था कि हम पॉजिटिवली रूप से कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये हमारी जो अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता की, जो हमारे संविधान में लिखी हुई है। अब यहाँ से बताया है कि इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली, अत्याचार अनेक उदाहरण से देखते हैं। कि जैसे भीमराव अम्बेडकर है, उनका भी उदाहरण देखा है कि किस प्रकार उन्होंने एक जातिगत भेदभाव सहन किया है। और जैसे हिटलर ने जो यहूदियों को कुचला था, किस प्रकार वो अत्याचार किया था, मतलब जो यहूदी थे उनको एक अलग जो देश है आज जिसका नाम इजराइल है, वहाँ पर आके बसना पड़ गया था। वहाँ कई लाख लोगों को धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले क्या कहाँ हैं? इजराइल में भी मुसलमान तथा ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो ये जो ऐसा जो धर्म के कारण जो ये ऐसा चल रहा है, ये बहुत बार देखा गया है इतिहास में। फिर यहाँ पे बताया कि धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमें बचाते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धर्म जो स्वतंत्रता है, उसके विचार से ही हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता है उसको अपनाया गया है। तो राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्यों है आखिर। जैसा कि पिछली चर्चा में हमें धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। कि धर्म है उसको राजसत्ता से अलग रखना, यही धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा पहलू है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि देश में किसी धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, कोई धर्म माइनॉरिटी में होगा, कोई मेजोरिटी में होगा, ये तो होना ही है। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो दूसरे समूह हैं उसके खिलाफ भेदभाव करने से, उसे परेशान करने के लिए सत्ता तथा राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार हत्या भी कर दी जाती है। तो इसके कारण ही हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसके 3 पहलू हैं। कोई अ, कोई एक जो धार्मिक समुदाय है किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता। पहला पहलू तो ये है। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। कि जैसे एक ही धर्म है, उसके अंदर भी जैसे जातियां बना देते हैं। जैसे हिंदू धर्म में है, छोटी जाति बड़ी जाति ऐसे निम्न जाति ऐसे बोली जाती हैं। उच्च जाति है, कुल से है, ये सवर्ण जातियों से है, तो वो भी इसमें शामिल नहीं है। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। जैसे जो सिख लोग होते हैं उनको हेलमेट पहनना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो जो पगड़ी बांधते हैं उसके कारण ये उसी में यही उदाहरण दिया है कि जैसे हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है उनको। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक उनको महत्वपूर्ण है, इसलिए वो पगड़ी ना भी पहने, नहीं हेलमेट ना पहने तो कोई ज़रूरी बात नहीं है।
तो यहाँ पर जो इससे पहले लेसन में भी बताया था कि जो यूएस में और भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो वर्ड में डिफरेंस है वो अलग अलग है, क्योंकि भारत में इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं पॉजिटिवली, परंतु यूएस में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पर जो फ्रांस में एक कानून बनाया गया था कि कोई भी बुर्का, योदी टोपी, बड़े बड़े जैसे क्रॉस पहन लेते हैं, ईसाई क्रॉस पहन लेते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं पहनेंगे। तो फिर ये जो इसके कारण है ना, जो अप्रवासी जो थे वहाँ पर, जो बहुत सारे आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारा विरोध प्रकट किया था। ये जो अप्रवासी थे 1960 के दशक में जब वहाँ पर मजदूरों की कमी हो जाती है ना, तो अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को जैसे देशों से आए हुए थे। तो फिर इसके बारे में ही यहाँ पर बहुत सारा संघर्ष हुआ था, तो उसके बारे में ही बता रखा है कि वहाँ पर कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया गया था। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।